जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि 5 लोग एक ही टेबल को नापें और मजे की बात यह कि पांचों के जवाब अलग अलग आएं? आज हम इसी मजेदार पहेली को, माप के इस रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए कहानी में चलते हैं। ये है दीपा, जिसे स्कूल के नए सेशन के लिए एक नई यूनिफॉर्म चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अब लंबी हो गई है। भाई, एक बहुत ही आम सी बात है ना? और यहीं से हमारा आज का सवाल खड़ा होता है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें मेजरमेंट यानी माप की दुनिया के बिल्कुल बेसिक तक ले जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम काम से, जो हम सब ने कभी न कभी किया ही है, नए कपड़े सिलवाना। दीपा की माँ उसे कपड़े की दुकान पर ले जाती हैं। वहां दुकानदार एक मेटल रॉड, मतलब एक धातु की छड़ का इस्तेमाल करके ठीक 2 मीटर कपड़ा नाप कर देता है। यह है हमारा पहला मेजरमेंट, जो एक स्टैंडर्ड टूल से लिया गया है। इसके बाद वो जाते हैं दर्जी के पास, जो अपने मेजरिंग टेप से दीपा का नाप लेता है। लेकिन फिर दीपा की माँ एक बात कहती हैं कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल ज्यादा रखना। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, एक तरफ है मेजरिंग टेप जो हर किसी के लिए एक जैसा है, और दूसरी तरफ है 4 अंगुल जो हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। और बस यही छोटी सी बात दीपा और उसके दोस्तों को स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्पायर कर देती है। वो फैसला करते हैं कि इस रहस्य को अपनी क्लास में ही सुलझाएंगे। वो अपनी क्लास की टेबल को नापने का फैसला करते हैं, लेकिन किसी स्केल या टेप से नहीं, बल्कि अपने हाथ के पंजे की चौड़ाई से, जिसे हम बालिश्त या हैंडस्पैन भी कहते हैं। ये नापने का एक बहुत ही पुराना और कह सकते हैं पर्सनल तरीका है। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जब सारे दोस्त अपने अपने नाप को मिलाते हैं तो किसी का भी जवाब एक दूसरे से मिलता ही नहीं। पद्मा का नाप आता है एकदम पक्का 13 बालिश्त, तस्नीम का 13 से जरा सा कम। इसका मतलब ये हुआ कि उसका हाथ पद्मा से शायद थोड़ा बड़ा होगा, है ना? और हरदीप को देखिए, उसका नाप तो पूरे 14 बालिश्त आया। अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका हाथ शायद सबसे छोटा है, तभी तो उसे टेबल नापने में सबसे ज्यादा बालिश लगे। ये तो भाई बड़ी गड़बड़ हो गई। और यही कंफ्यूजन उनके इस सवाल में साफ साफ दिखता है। भाई, टेबल तो एक ही है, तो फिर सबके नाप अलग अलग कैसे आ रहे हैं? और यहीं पर कहानी में वो आहा मोमेंट आता है, जब इन बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और साथ ही उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो उन्हें समझ आती है वो ये है कि प्रॉब्लम टेबल में नहीं, बल्कि उनके नापने के तरीके में है। हर किसी का बालिश्त या हाथ का पंजा एक बराबर साइज का नहीं होता। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हाथ, जो हर इंसान के लिए अलग होता है, और दूसरी तरफ है एक रूलर या स्केल, जो सबके लिए हर जगह एक जैसा ही रहता है। और इसी से हम पहुंचते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की परिभाषा पर। मतलब एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी जो कभी नहीं बदलती, चाहे कोई भी कहीं भी उससे नाप ले रहा हो। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक क्लासरूम में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कैसे सॉल्व किया गया। देखिए, दुनिया भर में ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या शॉर्ट में एसआई यूनिट्स। ये समझिए कि मेजरमेंट की एक कॉमन भाषा है। और लंबाई नापने के लिए ये सिस्टम बहुत ही आसान है। इसकी बेसिक यूनिट है मीटर, और सब कुछ 10, 100 या 1000 के मल्टीपल में है, जिससे हिसाब किताब करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। अच्छा, अभी तक तो हमने रुकी हुई चीज़ों की लंबाई नापी, लेकिन उन चीज़ों का क्या जो चल रही हैं, जो मोशन में है? उनकी पोजीशन या स्पीड को कैसे बताया जाए? इसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट यानी एक फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ये एक तरह का लैंडमार्क है, जिसके हिसाब से हम बताते हैं कि कोई दूसरी चीज़ कहाँ है या कितनी दूर है। इसे समझने के लिए पद्मा का ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। वो बस में जा रही है और उसे एक मील का पत्थर दिखता है, जिस पर लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर। अब इस 70 किलोमीटर का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, अगर हमें ये ना पता हो कि ये दूरी कहाँ से नापी जा रही है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है दिल्ली शहर। जैसे जैसे पद्मा की बस आगे बढ़ती है, मील के पत्थर पर यह नंबर कम होता जाता है, जिससे पता चलता है कि वो दिल्ली के पास आ रही है। वैसे मोशन भी कई तरह का होता है। पहला है लीनियर मोशन, यानी एक सीधी लाइन में चलना, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी। दूसरा है सर्कुलर मोशन, यानी गोल गोल घूमना, जैसे घड़ी की सुइयां अपने सेंटर के चारों ओर घूमती हैं। और तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन, मतलब एक ही जगह पर आगे पीछे होना,
जैसे कि कोई झूला या मंदिर की घंटी। तो कुल मिला के बात यह है कि मोशन यानी गति हमेशा रिलेटिव होती है। कोई चीज़ चल रही है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे देखा कहाँ से जा रहा है, मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रेन। सोचिए, एक चलती हुई ट्रेन में बैठे दो लोगों के लिए वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से तो रुके हुए हैं, है ना? लेकिन कोई अगर स्टेशन पर खड़ा होकर उन्हें देखे तो उसके लिए वो दोनों ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं पर हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर हर चीज की गति किसी दूसरी चीज के मुकाबले में ही नापी जा सकती है, तो क्या इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा है जो सच में बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो? इस पर सोचिएगा जरूर।